एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। एनसीईआरटी जैसे हमारे उसमें बोलते हैं ना कि लक्ष्मीकांत इज़ द बाइबल ऑफ पॉलिटी, वैसे ही एनसीईआरटी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, इनफैक्ट 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से प्री से, तो एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन शुड बी टू कवर योर एनसीईआरटीज होलिस्टिकली। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चला है, लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है आपका, कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम क्या है? सर मेरा नाम निकिता है, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा, मीडियम में इंग्लिश? हाँ जी मैं इंग्लिश मीडियम। अच्छा, कैसा रहा मैडम इंटरव्यू? मेरे हिसाब से तो ठीक ही हुआ मेरा, बाकी तो नंबर ही बताएंगे। मैं इससे क्लेम तो नहीं कर सकती, बट बोर्ड के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि दैट दे वर वेरी कॉर्डियल एंड दे वर वेरी सपोर्टिव एंड दे वर इनकरेजिंग यू टू आंसर एंड दे डिड नॉट ग्रिल एट ऑल, रादर दे मेड मी वेरी कंफर्टेबल। सो आई अप्रिशिएट कि उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में उनका भी बहुत हाथ था कि मैं शायद अच्छा कर पाई। कौन सा बोर्ड था मैडम? दिनेश दासा सर का। अच्छा मैडम, ऑप्शनल क्या है आपका? ऑप्शनल सर मेरा फिलॉसफी है। तो आज जो सवाल पूछे गए इंटरव्यू में, कहाँ से रहे? ऑप्शनल से रहे, करंट अफेयर्स से या डैप से, कहाँ से? सब मुझसे क्वेश्चंस ज़्यादा डैफ से ही पूछे गए हैं। फ़िलॉसफी ऑप्शनल पे काफ़ी फोकस था क्वेश्चंस का, और उन्होंने थोड़े करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, बट ज़्यादा नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन से मुझसे काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे गए। मेरी हॉबी पे क्वेश्चंस थे और मोर ऑफ अ डिस्कशन इन्वॉल्वमेंट था, जहाँ वो मेरे ओपिनियंस जानना चाह रहे थे कि मैं क्या सोचती हूँ इन इशूज़ के बारे में। अच्छा, डैप से रहे तो कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए डैप से आपसे? सर मोस्टली आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका ग्रेजुएशन में सेम सब्जेक्ट नहीं रहा है तो हो सकता है वो उससे आपसे क्वेश्चन पूछे। मेरा हालांकि सेम था, तो उन दूसरे सब्जेक्ट पे उन्होंने नहीं क्वेश्चन किया मुझसे। इसके अलावा हॉबीज़ पे क्वेश्चंस थी, जो हॉबी वाला सेक्शन होता है। बाकी वो आपका एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से भी सवाल? हाँ जी, होम स्टेट से भी। मैं झारखंड से हूँ, तो उन्होंने झारखंड से भी क्वेश्चन पूछा। अच्छा मैडम, प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज काफ़ी टफ मानी जाती हैं बच्चों के लिए, और प्री निकालना बहुत कठिन माना जाता है, बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्या रणनीति थी? 3 स्टेज के बारे में बताएंगे बारी बारी से? सब देखिए, अभी तो मेरा भी पूरा लेवल क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं बिल्कुल डंके की चोट पे नहीं बोल सकती कि यही सही तरीका है। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, प्रीलिम्स के लिए आपको बेसिक बुक्स को करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट से फोकस करिए, उनका यूटिलिटी उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा होता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अलग तरह के क्वेश्चंस देख सकें। इसके अलावा मेंस के लिए सर आई थिंक आपको अपने ऑप्शनल पे फोकस करने का काफ़ी ज़रूरत है। ऐसे पेपर अच्छे से करने की ज़रूरत है, और एथिक्स, क्योंकि जीएस का ऐसा है कि उस पर भी मेहनत करनी है, बट जीएस में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस मोर और लेस बच्चों के आगे पीछे सेम होते हैं। उनमें डिस्क्रिमिनेशन करना, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन एज इन मेरा ये बोलना है कि असेसमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट ऐसे में आप अपने टॉपिक्स खुद चूज़ करते हो। एथिक्स में आपकी एबिलिटी देखी जाती है, और ऑप्शनल पेपर आपका अपना होता है, तो इन तीनों में परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तीनों की बात करें, ऐसे कि एथिक्स की और ऑप्शनल की, कैसे तैयारी की आपकी? क्या स्ट्रेटजी थी, पढ़ने का क्या तरीका था और कैसे कवर किया? सब मेरे हिसाब से जब आप जिस साल आप चुनते हो कि आपको उस साल तैयारी करनी है, शुरू में मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और प्रीलिम्स की तैयारी जनवरी-फरवरी से बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए। उससे ये होता है कि मेंस का सिलेबस काफ़ी होलिस्टिक होता है, और अगर आप उसको होलिस्टिकली कवर कर रहे हो तो आपके प्रीलिम्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। तो जनवरी-फरवरी आते आते तक मोर ऑफ आपका रिवीजन रह जाता है। तो इसलिए पहले मेंस की तैयारी करें, उसके बाद प्रीलिम्स पे फोकस करें, और बाकी अगर आपका क्लियर होता है तो फिर इंटरव्यू पे ध्यान दें। कोचिंग का कितना रोल है? आपने कोचिंग ली कि सेल्फ स्टडी की है? सर मैंने कोचिंग ली थी, और मेरे हिसाब से कोचिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि वो आपको ये सिखा देते हैं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। एक असेसमेंट की, अच्छा ये चीज़ क्या मेरे सिलेबस की है या सिलेबस के स्कोप के बियॉन्ड जा रही है। आई थिंक कुछ कोचिंग में कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनका नॉलेज काफ़ी अच्छा है इनमें, और अगर आप इनके पास जाते हो, इनसे एडवाइस लेते हो, तो दे विल हेल्प यू, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क ऑफ दिस एग्ज़ाम इज़ कि आप सिलेबस को समझो और उस सिलेबस के स्कोप को समझो।
क्योंकि इन्फिनिटी है जहाँ से वो ओपन एंडेड सिलेबस है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप समझो, एंड कोचिंग उसमें आपको हेल्प करता है। ऑल्सो आपका एक वो माहौल देता है जहाँ आप अपने जैसे बच्चों के साथ हो जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा आपके लिए ईजी होता है रिलेट करना। अकेले में पढ़ना शायद मेरे जैसे बच्चे के लिए थोड़ा आइसोलेशन इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट। आई रादर प्रेफर कि मेरे 2-3 फ्रेंड्स रहे जिनसे मैं डिस्कस कर सकूं। यू कैन फाइंड पीपल इन कोचिंग हु आर वेरी सीरियस अबाउट दिस एग्ज़ाम एंड यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट। PYQ कितने सालों के आपने प्री के लिए किए थे और मेंस के लिए कितने सालों के करने चाहिए, ये भी डाउट रहता है बच्चों के लिए? सब मेरे हिसाब से तो पास्ट 10 ईयर्स के काफ़ी होते हैं, क्योंकि UPSC अपनी सिलेबस चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस। सो आई थिंक द पास्ट 10 ईयर्स पेपर इज़ मोर देन एनफ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, बट उनकी बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस आपको करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द पेपर सेटर कि ये कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और इस साल ये क्वेश्चन इन्होंने क्यों पूछा है। और जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो उसको अपने स्टैटिक पार्ट से आपको ज़रूर रिलेट करना चाहिए। एजुकेशनल बैकग्राउंड का कितना रोल होता है UPSC की जर्नी में, जैसे कि आपने क्या किया है एजुकेशनल बैकग्राउंड? सर देखिए, अगर ये CSAT का सिर्फ एग्ज़ाम होता तो मैं फिर भी बोल सकती थी कि हाँ, जो बच्चा इंजीनियरिंग किया है या जिन्होंने IIT निकाली है उनके लिए ये वाला एग्ज़ाम ज़्यादा आसान है। बट CSAT सर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और इस एग्ज़ाम में आपकी मेहनत और आप कितना कंसिस्टेंट हो ये ज़्यादा मैटर करता है दैन कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। तो आई डोंट थिंक सर स्ट्रीम से यहाँ कोई फ़र्क पड़ता है। आप कितना मेहनत कर रहे हो और आपने इस एग्ज़ाम को कितना इन एंड आउट समझा है गोज़ अ लॉन्ग वे इन इफ़ यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम। ग्रेजुएशन में क्या है? फिलॉसफी है सर। CSAT की बात आई तो CSAT काफ़ी टफ चैलेंजिंग भी है, कैसे कवर किया आपने और क्या कहना चाहेंगे जो CSAT में? सर मैं उन स्टूडेंट्स में से हूँ जिनका CSAT वीक रहा है, और इंग्लिश वाला पोर्शन मेरा फिर भी स्ट्रॉन्ग था, बट व्हाट आई यूज्ड टू फॉल्टर इन इज़ इन मैथ्स मोस्टली बिकॉज आई वाज स्लो। तो प्रैक्टिस करना है, दिन सेट कर लेना है, जिस दिन सिर्फ CSAT पढ़ेंगे, GS नहीं पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने हैं, उनको एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल ख़त्म करने का कोशिश करना है, और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स CSAT में बढ़ाने हैं। इफ़ यू आर समवेयर बिटवीन 50 to 60 attempts in the CSAT, you are very close to crossing the boundary. तो कब से स्टार्ट किया था CSAT के लिए? शुरू से किया था आपने तैयारी की CSAT के लिए? कुछ समय 3 महीने 4 महीने पहले से? सर मैंने एक्चुअली 2023 में ज़्यादा ध्यान देना शुरू है। 2023 के प्रीलिम्स के बाद मैंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है, क्योंकि GS के कट ऑफ में फिर भी क्लोज आ जा रही थी, CSAT में मैं पीछे रह जा रही थी। तो मैंने करीब 1 साल रिलीजियसली मैथ्स, NCERT मैथ्स क्लास 9th और 10th की स्पेशली उसको काफ़ी प्रैक्टिस किया है, और मेक श्योर किया है कि मैं पेपर टाइम पे ख़त्म कर सकूँ, और मॉक टेस्ट दिए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है CSAT के लिए। जो जी बिल्कुल। NCERT की आपने बात की, तो NCERT का भी सवाल रहता है बच्चों का, छोड़ दें या पढ़ें, क्या करें? नहीं, NCERT बिल्कुल नहीं छोड़नी है। NCERT जैसे हमारे उसमें बोलते हैं ना कि लक्ष्मीकांत इज़ द बाइबल ऑफ पॉलिटी, वैसे ही NCERT बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, इनफैक्ट 11th क्लास की NCERT पॉलिटी की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से प्री से, तो NCERT को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन शुड बी टू कवर योर NCERTs होलिस्टिकली। अभी एग्ज़ाम आ गया है 2025 वाला प्री का, क्या आपने इस समय से कर दिया था और क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से सर अभी क्योंकि 2 महीने करीब बचे हैं, तो राइट नाउ रिविजन पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, रादर देन गेनिंग न्यू कंटेंट। कीप रिवाइजिंग द वंस जिनके नोट्स आपने बना रखे हैं, फोकसिंग ऑन द बेसिक पार्ट्स एंड द स्टैटिक पार्ट्स मोर, एंड गिव मॉक्स एज मच एज पॉसिबल। और मॉक्स को बहुत इन डेप्थ एनालाइज करिए आप, आपकी कहाँ गलती हो रही है। अगर बेसिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप फिर भी थोड़ा बहुत मान के चलिए कि बहुत डायनेमिक होता है, तो पॉसिबल नहीं होता हर चीज़ जानना, बट अगर आपकी बेसिक क्वेश्चंस में गलतियाँ हो रही हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिविजिट करिए उन टॉपिक्स को और देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। करंट अफेयर्स की भी आपने बात की, तो करंट अफेयर्स कैसे कवर किया? न्यूज़पेपर, मैगजीन, या क्या तरीका था करंट अफेयर्स पढ़ने? सर आई थिंक न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप हियर। आप मंथली मैगज़ीन नहीं भी पढ़िए, मेरे हिसाब से मंथली मैगज़ीन में कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है जो आपको एक ब्रीफ आइडिया तो दे देगा, बट उतना कंटेंट याद करना पॉसिबल नहीं होता, मैं नहीं कर पाती। तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहा था कि मैं डायरेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ती थी और उसमें से उठा के अपने नोट्स बनाती थी, तो मेरे न्यूज़पेपर के नोट्स अलग रहते थे। हाँ, मैं 1-2 कोचिंग की मटेरियल ले लेती थी जिससे मुझे रेफरेंस मिल जाए कि मैंने कुछ मिस आउट तो नहीं कर दिया,
क्योंकि आप पढ़ते एक ही पेपर हो, या तो आप हिंदू पढ़ोगे या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे या कोई और पेपर जो आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम के लिए सूटेबल है। अच्छा, नोट्स कैसे बनाए थे मैडम? जैसे नोट्स के भी सवाल ये रहते हैं कि जो लक्ष्मीकांत है उसके नोट्स बनाना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट है स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके नोट्स बनाना चाहिए कि अलग से कोई और नोट्स बनाना चाहिए? सर आई थिंक नोट्स की यूटिलिटी इस चीज़ में है कि आप बहुत कम टाइम में जल्दी जल्दी रिविजिट कर सकते हो। जी जी प्रीलिम्स के पहले या मेंस के पहले पूरी पूरी किताब पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो नोट मेकिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेरे स्टार्टिंग के प्रिपरेशन के कुछ ईयर्स में मैं नोट्स नहीं बनाती थी, जो बहुत बड़ा कारण था कि मैं लास्ट मोमेंट पे प्रेशर लेती थी जी जी और मैं भी शायद इसीलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी। आई थिंक नोट मेकिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप कंसाइज नोट्स बनाइए और फोकस करिए ऑन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपके किताब में दिया है और उनको कंसिस्टेंटली रिवाइज करिए। 2-3 टिप्स देना चाहेंगे जो नोट्स बना रहे हैं, क्या क्या विशेष ध्यान दें? आई थिंक सर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुक में ऐसे कंटेंट होते हैं जो इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बहुत रेलेवेंट ना हो। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ इज़ द कमीशन आस्किंग यू क्वेश्चंस, सो यू नीड टू मेक पॉइंट्स ऑफ दोज टॉपिक्स विच आर कंसिस्टेंटली बीइंग रिपीटेड इन द एग्ज़ाम। आप उसके नोट्स पहले बनाइए, उसके बाद बाकी टॉपिक्स के बनाइए और आर्टिकल्स पे फोकस करिए, जजमेंट्स पे फोकस करिए, एग्जाम्पल्स पे फोकस करिए, रीसेंट इवेंट्स जो चल रहा है उनको अपने स्टैटिक पार्ट से रिलेट करिए, इनके नोट्स बनाइए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या मैसेज रहेगा, अंतिम मैसेज सभी एस्पिरेंट के लिए क्या देना चाहिए? सर मैं अपने आप को अभी खुद एस्पिरेंट मानती हूँ, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं बिल्कुल शुरुआती दौर से अभी तैयारी करना, मैं बस यही बोलूँगी कि आपको मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी है और आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। आपको कुछ कुछ समय ऐसा फील होगा कि ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, बट आपको अपने पे भरोसा रखने का ज़रूरत है और यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल। आप अपने पे भरोसा रखिए, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, इट विल गो अ लॉन्ग वे। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सर।